एक आलीशान महल जो कि बेहद खूबसूरत था, पर महल के अंदर के माहौल कुछ और ही बयां कर रहे थे। हाल में एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी, जो ज्यादा उम्र की नहीं थी, तब तक 24 साल की ही होगी। वह लड़की नहीं, उसके सामने एक लड़का खड़ा था जो कि उस उम्र में कुछ बड़ा था। उसके हाथों में पिस्तौल थी, जैसे कि उसने उसे लड़की पर टना हुआ था। वह लड़का बोला, इशिका, अब तुमने हद कर दी है और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होती है। इसी के साथ वहां गोली चली और वह लड़की वहीं गिर गई। वहीं उसे लड़की की लाश को दूर करें सभी देख रहे थे, पर किसी ने भी हिम्मत नहीं की आगे बढ़ाने की। तो आप लोग सो रहे होंगे, ये हुआ क्या? अभी हुआ ये कि अमीर परिवारों में से एक परिवार, राजवंश परिवार का छोटा बेटे ने ही अपनी बीवी को आज सबके सामने गोली मार दी थी। पूरा परिवार बस इशिका की मौत का तमाशा देख रहा था। किसी को भी उसे पर दया नाम की कोई चीज नहीं आई। वहीं इशिका, जिसकी मौत हो चुकी थी, वह खुद को एक काले अंधेरे बवंडर में पाती है जहाँ कुछ नहीं दिखता। उसे बस अपनी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की, अब मुझे कुछ सिखा से निकलने का मौका मिला। जब मैं क्यों नहीं निकल पाई, तब मैं क्यों नहीं बदल पाई। मैं खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद करती है। मुझे वह सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मुझसे जो कहा गया मैंने वह किया, पर किसी ने मिल नहीं सुनी। तो क्या इसमें मेरी गलती है? क्या मुझे ऐसी मौत मिली थी? क्या मैं किसी का प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ? क्या मेरा होना एक पाप है? क्या मुझे दूसरा मौका मिलेगा? अगर मिलेगा तो मैं जरूर बोलूंगी अपनी जिंदगी। कहते हुए उसकी आवाज इस अंधेरे में कहीं गूंजने लगी कि अचानक एक सफेद रोशनी वहां फैल गई और इसी के साथ उसके कानों में आवाज आई पंडित जी के मंत्र पढ़ने की, जिसके साथ उसने झट से अपनी आंखें खोली और खुद शादी के लाल जोड़े में देख और सामने शादी का नजारा देख वह कुछ कह पाए कि किसी सख्त हाथ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए खड़ा किया। इसके बाद वह हाथ उसे खींचते हुए उसके साथ फेरे लेने लगा। इशिका कुछ कह नहीं पा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह तो मर चुकी थी, तो यहाँ कहाँ पहुंच गई हो और यह और उसके साथ किसकी शादी हो रही है। वह बस उसे इंसान के साथ फेरे लेते हुए चली जा रही थी। उसने खुद को संभाला और नजर उठाकर अपने दूल्हे को देखा, जिसे उसका दिल एक पल को थम सा गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उसका पति कबीर राजवंश था, जिनकी नजरों में वही कठोरता और अकेलापन था। पर वह यहाँ पहुंची कैसे? वह तो मर चुकी थी। न तो शादी के मंडप में अचानक कैसे कैसे क्या हुआ? उसके दिमाग में यही सारे सवाल चल रहे थे। उसने एक नजर पूरे हाल को देखा, जहाँ उसके परिवार से सिर्फ उसके चाचा और उनका बेटा की था, तो वही राजवंश परिवार के लोग दूसरी तरफ खड़े हुए थे। वह कुछ कहा या सोच पाती, उससे पहले ही उसे किसी ने खींच कर बैठाया और अगले ही पल उसके मांग में सिंदूर भर दिया गया और कुछ सिंदूर उसके नाक पर जा गिरा, जिससे वह अपने सवालों से बाहर आई। और अभी वह कुछ और कर पाती कि उससे पहले एक बार फिर उसे उन हाथों की छुअन अपने गर्दन पर महसूस हुई और इसी के साथ उसके गले पर वह मंगलसूत्र लटक गया। इसके बाद पंडित जी की बात उसके कानों में गूंज गई। शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। यह बात उसने हजम ही की थी कि एक बार फिर उसे हाथ में उसे पकड़ा और उसे मंडप से उठाकर अपने परिवार वालों की तरफ बढ़ गया और अपने माता पिता का आशीर्वाद ले वहां से जाने लगा। शादी संपन्न हुई, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। यह बात उसने हजम ही की थी कि एक बार फिर उसे हाथ में उसे पकड़ा और उसे मंडप से उठाकर अपने परिवार वालों की तरफ बढ़ गया और अपने माता पिता का आशीर्वाद ले वहां से जाने लगा। उसके साथ इशिका भी खींची चली गई। कबीर उसे महल के सबसे टॉप फ्लोर पर लेकर आया और एक कमरे में धक्का देकर दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। वहीं इशिका, जो कि खुद को संभाल नहीं पाई थी और सीधे जमीन पर जगी थी, वह खुद को संभालते हुए खड़ी हुई और सामने आने की तरफ देखने लगे, जहाँ इस वक्त वह शादी के लाल जोड़े में थी और उसके मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र। वह यह देखते हुए धीरे धीरे आने के पास आई और आईने पर हाथ रख, क्या मैं सच में जिंदा हूँ? क्या मैं सच में पास में आ गई हूँ? इतना कहने के साथ ही आंखों से आंसू बहने निकले और वह रोते हुए ही बोली, थैंक यू भगवान जी, मुझे एक और मौका देने के लिए। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। इस बार मैं सब ठीक कर दूंगी। इस बार मैं पुरानी वाली वह खतरनाक बदतमीज विलनेस इशिका नहीं रहूंगी। बिस्तर पर आए और बैठते हुए अपने पुरानी यादों को याद करने लगे, जिसमें उसकी शादी भी कुछ ऐसी ही हुई थी और उसे पिछली बार की तरह फिर से रूम में बंद कर दिया गया था, जिसे याद कर उसने कहा, ठीक है, अब इसी का बस इसी का ही रहेगी ना। वह मिसेस इसी का कबीर राजवंश है नहीं, वह इसी का भाटिया है। अब इसी का बस इसी का ही रहेगी और मैं जंगी अब अपने खुद की जिंदगी भाड़ में जाए, परिवार भाड़ में जाए, दुनियादारी अब इसी का बस इसी का बन के रहेगी। कहते हुए उसके होठों पर एक प्यारी मुस्कान थी। उसने अब एक नजर उसे पूरे कमरे को डाला। यह कमरा कबीर का था, जहाँ कबीर की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, जिसे देखकर इसी का मुस्कुराई और बोली, तो मिस्टर कबीर, अब इसी का तुम्हें कभी परेशान नहीं करती, क्योंकि अब इसी का सिर्फ इसी का है, कोई इसी का भाटिया नहीं। इशिका को कैसे जीना है वह इसी का ही जानती है, तो अब किसी की पाबंदी नहीं, ना किसी की गुलाम हूँ मैं सिर्फ मैं हूँ। यह वह कह रही थी। तभी उसकी नजर बिस्तर के शायरी में रखे छोटे से म्यूजिक बॉक्स पर गई और बगल में रख फोन पर गई। वह उसे फोन को लेकर ही पहचान गई थी कि वह किसका फोन था। इशिका ने उसे फोन का उठाया और म्यूजिक बॉक्स ऑन किया और उसे फोन को देखने लगी। उसने ऑन किया तो उसे फोन में कोई पासपोर्ट नहीं था, जैसे देख मत हो रहा हैरान हुई, पर उसे बात को इग्नोर कर वह फोन में गाना सर्च करी, सॉन्ग्स दैट फील लाइक यू रिमेन कैरेक्टर। इसके बाद उसने सामने आ रहे एक वीडियो पर क्लिक किया, जिसके बाद उसने म्यूजिक बॉक्स से उसे कनेक्ट किया और बस बॉक्स का वॉल्यूम तेज कर गाने के साथ ठुमकने लगी। हाँ, देखा तो भोली है कितनी उतनी पर तेरी चीज है, बातें करें है कारवी फिर भी लजीज है। कहते हुए इसी का पूछ बनाकर अपने दोनों हाथ घुमा डांस कर रही थी। एक तेरे गुलाबों वाली बोतल शराब वाली टोटल तबाही वाला सीन है। क्या है? वह अपने थम्स अप बनाकर उसे अपने मुंह के पास ले जा ठुमक हुए गोल गोल घूमकर डांस करने लगी। उसका वह लाल वेडिंग लहंगा उसके गोल जो घूमने के साथ घेरा बना रहा था और वह बेहद खूबसूरत लग रहा था और उसके साथ उसके लंबे घने बाल भी लहरा रहे थे। हाँ, अदाएं बड़ी पंकी, करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंसुओं की टंकी है, चोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। कहते हुए वह अपने दोनों हाथ लहराते हुए डांस कर रही थी। इसी के साथ वह गाने की धुन के साथ आगे डांस करते हुए अपने ही मजे में थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे सीसीटीवी से रिकॉर्ड किया जा रहा था और उसके हर एक मूव को कोई ध्यान से देख रहा था। वह आदमी शायद अपनी स्टडी रूम में था, जो कि अपने लैपटॉप पर चल रहे कमरे में नाचती हुई वह प्यारी सी लड़की को अपनी इंटेंसिटी से भरी नजरों से देख रहा था। इशिका के कुछ डांस मूव इतने ज्यादा सेंशुअल थे
कि वह आदमी अपनी आंखों हाथ रख वहीं अपनी चेयर पर पीछे लेट बोला, यू आर मेकिंग मी क्रेजी प्रिंसेस। वह इधर इसी का काफी देर तक डांस करने के बाद वहीं बिस्तर पर लेट गई। वह पूरे पसीने से तरबूजल हो चुकी थी, पर उसके होठों पर एक असली मुस्कान थी और उसे सच में आज बहुत खुशी हो रही थी, जो उसने अपने पिछले जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। वह बिस्तर पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए ही लेटी हुई ऊपर देखते हुए बोली, अब बस इसी का, अब तुझे अपने लिए देना है, बहुत कर ले जिंदगी बर्बाद, अब मैं हूँ किसकी नहीं हूँ। कहते हुए ही कुछ वक्त में उसकी नींद पड़ गई। नहीं, उसके सोने के कुछ वक्त बाद एक साया कमरे में आया और इशिका के पास जा उसे देखते हुए बोला, क्या तुम बदल गई हो इशिका? इतना कहकर कुछ पल वह उसकी बॉडी के साथ उसके प्यार चेहरे को देखते हुए बोला, इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहकर वह उसकी फोरहेड पर एक लाइट किस देकर वहां से चला गया। अगले दिन इशिका की नींद इस कमरे में खोली। अब तक कमरे का दरवाजा उसके लिए खोला नहीं गया था और ना ही कोई उसके लिए कल रात को खाना लेकर आया था। वह कल से ही भूखी थी। यह देखकर उसने खुद से कहा, पिछले जिंदगी में भी मुझे इस चीज का सामना करना पड़ा था और फिर मैं जब बालकनी में गई थी। कहते हुए वह भी बालकनी की तरफ बढ़ गई। तब वह सामने देखते हुए बोली, पिछले जिंदगी में मेरा पति और उसका भाई एक लड़की के साथ बैठे चाय पी रहा था और मेरा पति उसे लड़की का कुछ ज्यादा ही ख्याल कर रहा था। कहते हुए वह सामने गार्डन एरिया में बने एक चाय पीने वाली जगह पर गए, जहाँ दो लड़के और एक लड़की बैठी हुई थी और दोनों लड़के उसे लड़की का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे थे, जिसे देखकर इशिका के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। पर वह खुद से बोली, खैर लगता नहीं है ये राजवंश दरवाजा खोलने वाले हैं, तो चलो इसी का ड्रामा शुरू करते हैं। इतना कहकर वह लोहे की रोड को पकड़ बालकनी के ऊपर खड़ी हुई और लोहे की रोड से अपना एक हाथ फंसा नीचे की तरफ झुकते हुए चिल्लाकर बोली, क्या राजवंशों के पास खाने की कमी हो गई है, जो नई नवेली आई हुई बहू को खाना नहीं दे रहे हैं और उल्टा कमरे में बंद कर दिए हैं। उसकी आवाज जैसे वहां गूंज गई और कुछ ही वक्त में वहां कई सारे लोग आ गए। नौकरों ने कविता राजवंश को भी बुला लिया था। वही आवाज सुनकर वह तीनों जो कि चाय पी रहे थे वह भी आ गए थे। कविता जी इशिका की ऐसी हरकत देख बोली, इसी का ये आप क्या कर रही है? आप कोई बच्ची नहीं है जो ऐसी हरकतें कर रही और आपकी क्या बोल रहे हैं हमारे खानदान के बारे में? जिस पर इसी का एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, क्या कह रही हूँ सासू अम्मा? सही तो कह रही हूँ, अगर खाना नहीं है तो कोई नहीं, कमरे में क्यों बंद कर रखा है? अब प्लीज यह मत कहना कि दरवाजा अटक गया है, क्योंकि मुझे सच में नहीं लगा था कि मेरा ससुराल राजवंश परिवार जो नामी अमीरों में आता है उनके यहाँ का दरवाजा खराब है और अब तक किसी को खबर नहीं है। क्या ऐसा ही अगर पैसों की तंगी हो गई है तो बता दो मुझे, मैं थोड़ी हेल्प कर दूंगी। कहकर वह हंसते हुए नीचे खड़े सभी लोगों को देख रही थी। वहीं उसकी ऐसी पागल जैसी हरकत देख उसे लड़की ने कहा, इसी का आप क्या कर रही है? ये पागल वाली हरकत मत कीजिए और आप हमारे खानदान के बारे में प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। जिस पर एक लड़का जो कि यही कोई 26 साल का होगा वह गुस्से से बोलकर दिया ना शुरू। इस लड़की ने ड्रामा यह लड़की ही ऐसी है और रितिका तुम इस लड़की की हरकतों पर ध्यान मत दो, चलो मैं तुम्हें नाश्ता करवाता हूँ। यह कहकर वह चले जाने लगा, पर रितिका ने कहा, नहीं चित्रांग, हमें उनकी मदद करनी होगी, वह गिर जाएंगे तो उन्हें चोट लग जाएगी और फिर हमारे ही खानदान का नाम खराब होगा। वह इतना कह रही थी कि इसी का जिसका एक हाथ उसे लोहे की रोड के से लिखता हुआ था और दोनों पर बालकनी पर थे और उसका शरीर बालकनी से बाहर हवा में झूल रहा था। अचानक उसका एक पैर फिसल गया और अब उसका शरीर बाहर आ गया था। वह किसी भी वक्त गिर सकती थी और वह अब डर चुकी थी। उसे तो बस थोड़ी मस्ती करनी थी, थोड़ा एडवेंचर चाहिए था, पर अब उसे सच में डर लग रहा था, क्योंकि वह कोई ऐसी वैसी मंजिल पर नहीं थी, उसे महल के सबसे टॉप फ्लोर पर थी। और अगले ही पल उसका हाथ छूटा और वह गिरने को हुई कि उससे पहले किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपनी बाहों में घर उसके कमर का हाथ रख बेदर्दी के साथ उसके कमर को दबाते हुए देखने लगा। वहीं इसी का जिसे कि अपनी कमर पर दर्द हो रहा था वह उसके सीने पर हाथ रख उससे दूर होने की कोशिश करने लगी। जिस पर वह लड़का थी कि कोई और नहीं कबीर था, उसे और भी कसकर पकड़ धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, करने का इतना शौक चढ़ा है तो कहीं और जाकर मारो, हमारे खानदान की इज्जत मत उछालो। इतना कहने के साथ वह उसके एयर लव को अपने मुंह में भर उसे हल्का शक कर उसे गोद में उठाकर कमरे में आया। वहीं नीचे मौजूद लोगों ने जब यह नजारा देखा तो उनकी तो जैसे हलक पर जान आ गई थी। अगर जरा सी भी देरी होती तो आज बड़ा हादसा हो सकता था। कबीर उसे लेकर वॉशरूम में आया और उसे सवर के नीचे खड़ा कर शावर ऑन कर उसके चेहरे पर चिपक रहे उसके बालों को उसके चेहरे से हटकर बोला, फ्रेश होकर आओ। इतना कहकर वह बाहर चला गया। वहीं उसके कुछ देर बाद इसी का फ्रेश होकर सिर्फ एक टावर में खुद को लिपटे हुए बाहर आए। वहीं कबीर जो कि वहीं बैठा हुआ था वह एक पल को इशिका को देखता रह गया। इसी का उसकी नजरों की तब खुद पर महसूस कर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए और जल्दी से क्लोजेस्ट रूम की तरफ भाग गई। क्लासिक रूम में आकर वह एक अलमारी खोलती है जिसमें उसके लिए बहुत सारे महंगे महंगे कपड़े रखे हुए थे। हर एक डिजाइन के कुछ सलाह थी, तो कुछ कुर्तियां तो कुछ अनारकली सूट, वहां बस इंडियन वेयर ही थी, उनके अलावा कुछ और नहीं था। उसने जल्दी से एक मजेंटा कलर की सिंपल साड़ी निकाल और उसका ब्लाउज और सैया पहनते हुए खुद को आईने में देखा। बोली, क्या इस जिंदगी में कुछ बदला हुआ? क्योंकि कबीर कभी भी मेरे इतने करीब नहीं आया था, पर आज तो उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया था, मुझे बचाया। कहते हुए वह अपनी पिछले जिंदगी की बातें याद करने लगी, जहाँ कबीर उसे हमेशा दूरी बनाकर रखना उसे छूटा भी नहीं था। पर आज न सिर्फ उसने उसे बचाया बल्कि अपनी बाहों में मैं उठाया भी औरत और उसे सिर्फ एक टावर में देखा। आज से पहले कबीर ने उसे ऐसे कभी नहीं देखा था। यह सब सोते हुए उसने जल्दी से अपनी साड़ी पहनी और बाहर आई और कबीर के पास जाकर खड़ी हो गई अपना सर झुकाकर, जिसे देख कबीर सोफे से उठा और उसके हाथ पकड़ ड्रेसिंग टेबल के पास आया और उसकी सोनी मांग में सिंदूर भरते हुए कहा, दोबारा इसे लगाना मत भूलना। इतना कहकर वह दोबारा उसकी कलाई पकड़ उसे अपने साथ नीचे ले गया। वहीं इसी का बस हैरान थी। आज से पहले कबीर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, ना ही उसके करीब आया था, पर आज तो वह उसका हाथ पकड़ उसे लेकर जा रहा है। हाथ पकड़ उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने मन में ही कहा, कबीर इतना बदल कैसे गया? कुछ तो गड़बड़ है। कबीर उसे मिलकर सीधे महल के मंदिर में आया और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा। इसी का यह देखकर और भी ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वह जी कबीर को जानती थी। वह तो कभी मंदिर में आना पसंद ही नहीं करता था, पर यह कबीर तो खुद उसे लेकर मंदिर में आया था। इशिका ने अपने सारे ख्यालों को झटक भगवान की प्रार्थना में ध्यान देने लगी। कुछ वक्त बाद कबीर एक बार फिर इसी का हाथ पकड़ उसे लेकर अब महल के डाइनिंग एरिया में आया, जहाँ पहले ही परिवार वाले मौजूद थे। उसे एक जागृति की जो कि कबीर और चित्रांग की माँ थी इशिता के पास आई और हल्के गुस्से के साथ कहा, इसी का आपने यह जो हरकत की है उसे पता है? हम सब इतना घबरा गए थे, आप ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं? आप बहुत ही शांत सभ्य समझदार होगी, पर आपकी यह बचकानी हरकत देख हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप भी समझदार और शांत लड़की हैं। जागृति जी की बात का साथ देते हुए ऋतिक ने कहा, यह आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपने हमारे परिवार के बारे में जो कुछ कहा वह बेहद बेकार था। आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था इन सबके बीच, अगर आपको चोट लग जाती तो। ये सुनकर इशिका ने अपना सर झुकाकर बोली, आई एम सो सॉरी, मुझे भी पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर आप लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। फिर इसी का अपना सर उठाकर सामने जागृति अच्छी नजरों से नजरें मिलाकर बोली, और माँ मुझे माफ करना, अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं हो रही, क्योंकि आप जैसे दुनिया वालों ने बताया मैं वैसी हूँ तो सही, पर वैसी बनना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस मैं बनना चाहती हूँ।
तो अगर आप लोगों को मेरी इन हरकतों से प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आई एम सो सॉरी। यह सुनकर जागृति जी थोड़ा नरम होकर बोली, अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब उसे भूल जाइए। आप इस घर की बहू हैं और आज आपकी पहली रसोई है, तो लिए आप कुछ मीठा बना लीजिए। जिसे सुन इशिका उनके साथ किचन की तरफ चली गई। जागृति जी ने के समय मौजूद कुछ नौकरों से इशिका की मदद करने को कहा। नाश्ता तो पहले ही बन चुका था, बस कुछ मीठा बनाना था इशिका को। वहीं इशिका नौकरों की मदद से सामान ढूंढ खीर बनाने लगी। कुछ वक्त बाद वह नौकरों के साथ सबके लिए खेल लेकर आई। नौकरों ने सभी के लिए नाश्ता लगाया। वहीं इशिका सभी को खीर देकर साइड में खाली होगा, जिसे देख जागृति जी ने उसे कबीर के बगल में बैठने को इशारा किया, जिस पर वो कबीर बगल में बैठ गई। फिर नाश्ते के बाद सभी ने इशिका बनाया हुआ खीर चका खीर खाकर जागृति जी ने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और उसे 2 कंगन देते हुए बोली, प्लीज आपकी पहली रसोई का तोहफा, और आपकी खीर सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। बस इसके बाद जागृति जी के अलावा उसकी खाने की तारीफ किसी ने नहीं की, जिसे देख उसने मन में ही मुस्कुराते हुए कहा, सब बिल्कुल वैसा ही है, बस आप ही मेरा साथ देती थी, पर मेरी हरकतों की वजह से आपको भी शर्मिंदा होना पड़ा था। आई एम सॉरी माँ। कुछ वक्त बाद जागृति जी उसके पास आई और बोली, बेटा जाइए, जाकर आप पग फेरे की रस्म के लिए तैयार हो जाइए। फिर वह कबीर की तरफ देखा, बोली, और कबीर आपको ले जाएगा था। सामने ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, पर पीछे दोनों शांत बैठे थे। इशिका कुछ कह रही थी, न कबीर कुछ हलचल कर रहा था। करीबन 1 घंटे का रास्ता कहकर पहुंच रहे थे वह इशिका के घर। गाड़ी उनके बंगले के सामने आकर रुकी और कबीर इशिका का हाथ मजबूती से पकड़ उसे लेकर गाड़ी से बाहर आया। इशिका एक पल को उसे बंगले को देख डर से काम करके, इसी बंगले से शुरू हुई थी उसकी जिंदगी और खत्म हुई थी राठौर पैलेस में, पर उसने अपने डर को जल्दी छुपा लिया, वो बन गई। फिर वही इशिका शांत और बदतमीज, जिसके लिए वह रईसों के बीच मजाक का कारण और विलेनस थी। कबीर इशिका का डर महसूस करते हुए उसका हाथ थामता है और उसे हवेली के अंदर ले जाता है। अंदर इशिका के चाचा चाची और उनका बेटा आराम से नाश्ता कर रहे हैं। चाचा जी, अरे इशिका बिटिया और दामाद जी, आप आज यहाँ अचानक कैसे? इशिका, जी चाचा जी, आज बकेरे की रस्म है ना, इसलिए आना हुआ। चाची जी, अरे हाँ, हम तो शहर के माहौल में भूल ही गए थे। आओ बेटा बैठो। दामाद जी, आप भी बैठिए। कबीर, क्षमा कीजिएगा आंटी, पर मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, इसलिए मुझे अब भी निकलना होगा। चाची जी, इशिका तुम्हें क्या पता नहीं है, अब तुम पराई हो चुकी हो, हमारे घर का खाना क्यों खा रही हो? इतने सालों तक जो खाया, क्या उससे मन नहीं भरा जो अब भी हक जमा रही हो? शर्म करो लड़की। चाचा जी, इशिका बेटा जरा मेरे स्टडी रूम में आना। चाचा तिलक, इशिका तुम्हें पता है तुम्हारी शादी इस घर में क्यों हुई है? तुम्हारा काम इस परिवार के बिजनेस आइडियाज, टेंडर्स और उनके घर के सारे राज हमें लाकर देना है। इशिका, चाचा तिलक, अगर तुमने यह नहीं किया तो याद रखना कि मैं तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी के साथ क्या कर सकता हूँ। अपनी माँ की इज्जत बचानी है तो काम शुरू कर दो और सारे जरूरी दस्तावेज मुझे भेजो। इशिका, जी ठीक है। इशिका, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पिछली जिंदगी में कम से कम मैं आजाद तो थी, पर यहाँ तो मैं अपने ही पति की कैदी बन गई हूँ। जो इंसान मुझसे मीलों दूर रहता था वह अचानक मेरे इतने करीब क्यों आ रहा है? कबीर, इशिका आई एम सो सॉरी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं, पर अब मैं सब बदल दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करो। कबीर, इशिका चाय लो। इशिका, कबीर क्या तुम टहलना चाहोगी? वो ये कबीर को क्या हो गया है? जो शादी से पहले इशिका से नफरत करता था, वह अचानक उस पर इतना प्यार क्यों लुटा रहा है? कबीर जैसा गुस्सैल इंसान इशिका के लिए इतना शांत कैसे हो गया? समाप्त। 3 कबीर इशिका का हाथ थामे हुए गार्डन के खूबसूरत से पौधों के बीच चल रहा था। वहीं इशिका भी आसपास का नजारा देखकर सो रही थी। आखिर यही तो उस समय था जब उसे बाहर निकलने का मौका मिलता था और ऐसी प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती थी, वरना वह तो हमेशा उस कमरे में ही कैद रहती थी। हमेशा की तरह इस बार भी कबीर कुछ नहीं बोल रहा था, बस इशिका का हाथ कसकर थामे उसके साथ धीरे धीरे बगीचे में चक्कर लगा रहा था। पर इस बार इशिका ने हिम्मत करके कहा, कबीर क्या तुम वही कबीर हो? कबीर तो पहले अपना नाम सुन उसके मुंह से हैरान हो गया था, पर उसके आगे की बात सुनकर कबीर ने कहा, तुम्हें कोई शक है कि? यह सुनकर इसी थोड़ा हिचकिचाई और आंखें कुछ बोलने को हुई कि तभी कबीर ने उसे कसकर अपने करीब खींच लिया और तभी उसी पल वहां एक बिल्ली उड़ाई जो कि शायद इसी के ऊपर ही चपटने को हुई थी, पर कबीर ने वक्त रहते ही उसे बचा लिया। कबीर के हाथ इसी के कमर पर थे जो कि कसे हुए थे। वहीं ईका भी उसकी पकड़ खुद पर महसूस कर पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर ऐसा कैसे कर सकता है, वह इतना कैसे बदल सकता है। उसे उसने बचाया, उसे वो दूसरी बार पहली बार बालकनी से गिरते वक्त और इस बार इस बिल्ली के पंजे से आखिर हो क्या रहा है, ये सब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं कबीर उसे अब कमर से थामकर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, इशिका यू नो यू आर टू मच इनोसेंट। बस ये शब्द इशिका के कानों में जैसे गूंजते गए, इशिका यू आर सो इनोसेंट, इशिका यू आर सो इनोसेंट। यह सुनकर इशिका ने खुद में ही हैरान होते हुए कहा, क्या कबीर? कबीर को लगता है मैं इनोसेंट हूँ? ये कैसा मजाक चल रहा है यहाँ? कबीर को सच में लगता है मैं इनोसेंट हूँ, पर दुनिया तो मुझे खतरनाक, विलन, मतलबी, लालची, इतने सारे नामों से जानती है। मैं तो बदनाम हूँ, फिर भी कबीर को लगता है मैं मासूम हूँ। व्हाट इज दिस? क्या ये पागल हो गया है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? कहीं इसका स्क्रू कहीं तो गिर तो नहीं गया? मैं क्या करूं इस इंसान का? इतना डल कैसे गया? मैंने तो सोचा तब बदला लूंगी, अब मैं इससे कैसे बदलता? नहीं तो मुझे इतना क्यूट लग रहा है। कहते हुए इशिका अपने ही ख्यालों में गुम। ठीक है, एक बार फिर कबीर ने उसे कसकर थामा और बोला, चलो अब शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, चलो अब तुम्हें कमरे में लेकर चलता हूँ। इतना कहकर कबीर उसका हाथ पकड़ एक बार फिर उसे लेकर कमरे में गया, पर इशिका तो इस वक्त अपने ही ख्यालों में थी। उसे तो होश ही नहीं था, वो तो कबीर के बारे में सोच रही थी। ये इतना क्यूट क्यों लग रहा है मुझे? क्या मैं पागल हो गई हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतनी जल्दी पागल नहीं हो सकती। या तो यह पागल है या तो मैं पागल हूँ, या तो मैं ही पागल हूँ, क्योंकि मैं ऐसे पागलों वाली बात कर रही हूँ। नहीं, एक मिनट। पर तब तक कबीर उसे कमरे में लेकर आ चुका था। कबीर उसे दरवाजा बंद कर कमरे में आकर बिस्तर पर बैठा बोला, ज्यादा दिमाग में जोर नहीं देना चाहिए पागल लड़की, तुम्हारे पास पहले ही छोटा दिमाग है और यूज करोगे तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा, तो इतने से दिमाग का ज्यादा यूज मत किया करो। तुम चुपचाप सो, अभी मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आता हूँ, साथ में डिनर करेंगे इस बार, ठीक है? और हाँ, अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा यूज मत किया करो बेबी। ओके बाय बाय। इतना कहकर कबीर वहां से निकल गया, पर इसी का एक बात फिर हैरान रह गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कबीर उसे इतनी प्यारी बातें कर सकता था, इतनी प्यारी। एक बार फिर इसी के अपने ही ख्याल में खोते हुए बोले, मैं सच में पागल हो गई, मेरे कान खराब हो गए। कबीर इतना करवा बोलने वाला करेले से भजरा करवा इंसान इतना स्वीट बोल रहा है और उसकी हरकतें कितनी क्यूट है, मैं पागल।
हो गई हूँ सच में, मैं पागल हूँ। हे भगवान, क्या हो गया मुझे? दूसरा जन्म कहीं दूसरी जगह तो नहीं दे दिया? कहीं मैं पैरेलल वर्ल्ड में तो नहीं आ गई जहाँ कबीर बिल्कुल उल्टा हो गया है? माँ माता दी, क्या हो गया? अपनी सोच में थी। वहीं कबीर शायद उसकी इन अटपटी सोच को समझ रहा था और वो वहीं सोफे पर बैठा अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगा। उसकी नजरें भले ही लैपटॉप पर थी, पर उसका पूरा ध्यान इसी की हरकतों पर था, जो कि पता नहीं कैसी अजीब अजीब हरकतें करते हुए अपने ही सोच में घूमती। उसे तो पता ही नहीं था कि कबीर भी शायद इस कमरे में अभी भी मौजूद है। उसे लगा कि कबीर उसे छोड़कर जा चुका है, पर बेचारी को छोड़ो भी, अब क्या ही कर सकता है उसका। खैर, ऐसे ही रात हो गई और हमेशा की तरह एक मेड ने दरवाजा खटखटाया। कबीर जाकर दरवाजा खोला और उसे खाने की ट्रे लेकर वापस अंदर आया और टेबल पर रख इसी का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बैठा उसे खाना खाने वाला खिलाते हुए बोला, मुंह खोलो। जिस पर इसी ने किसी बच्ची की तरह अपना मुंह खोला, जिसके बाद कबीर ने उसे खाना खिलाया, फिर उसे क्लीन करवाकर बिल्कुल किसी बच्ची की तरह अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटा, उसे चादर ओढ़ा, कमरे की लाइट्स ऑफ कर बोला, सो जाओ। इसके बाद वह कमरे के बाहर चला गया। यह पिछले एक हफ्ते से हो रहा था। कबीर ऐसा ही करता था हमेशा, बस उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। बस यही एक दिक्कत है उसकी लाइफ में। बाकी उसे सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने पिछले एक हफ्ते से ना राजवंश और फैमिली के लोगों को देखा था, बस कबीर ही था जो उससे मिलने आता था। उसने कभी किसी को देखा ही नहीं था जो उससे मिलने आए, और ना ही कबीर कभी उसे किसी से मिलने देता था। पता नहीं क्या हो रहा था उसके इस नई जिंदगी में, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, इन सब बातों को छोड़ वह गहरी नींद में सो गई। अगले दिन हमेशा की तरह शाम 6:00 बजे ही कबीर उसे दोबारा लेने आया और दोनों वापस गार्डन एरिया में आ गए और शाम की चाय एंजॉय करने के बाद दोनों फिर से गार्डन में वॉक के लिए निकल गए। इस बार इशिका ने थोड़ी हिम्मत करके और पूछा, कबीर क्या मैं मिल सकती हूँ? क्या मैं बाहर जा सकती हूँ खुद से? बस यह सुनना था कि कबीर की पकड़ उस पर कस गई और कबीर उसे अपने करीब कर बोला, तुम्हारे लिए दुनिया के बाहर बहुत खतरा है, तुम बाहर नहीं जा सकती, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। यह सुनकर इशिका थोड़ा हैरान हुई, पर फिर उसने थोड़ा कंफ्यूजन से कहा, पर मुझे क्या खतरा हो सकता है? मैं तो एक नॉर्मल सी लड़की हूँ, तुम जानते हो मेरी जिंदगी कैसी है, और तो और तुम्हें कैसे लगता है कि मैं मासूम हूँ? कल तुमने मुझे मासूम कहा, मैं तुम्हें सच में मासूम लगती हूँ? कहते हुए इशिका उसकी आंखों में देख रही थी। उसे कबीर से इस वक्त बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, भले ही उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी कबीर से इस तरह बात करते हुए, क्योंकि कबीर का गुस्सा वो पिछले जन्म में देख ही चुकी थी। वहीं उसकी बात सुनकर कबीर थोड़े गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आता? एक बार मैंने कहा तुम बाहर नहीं जाओगी। वो इतना कह ही रहा था कि तभी वहाँ एक लड़की की आवाज सुनाई दी। अरे कबीर और इशिका, आप दोनों यहाँ वॉक कर रहे हो क्या? ये लड़की कोई और नहीं, रेटिका ही थी, जो कि शायद किसी मकसद से यहाँ आई थी या फिर बस इत्तेफाक से। खैर, इशिका रेटिका को देखकर थोड़ा हड़बड़ा गई। वहीं कबीर इस रेटिका को देखकर थोड़ा गुस्सा हो गया। वहीं उसकी पकड़ इशिका की कमर पर कस गई। वहीं कबीर की पकड़ इशिका की कमर पर मजबूत हो गई। कबीर इशिका को अपने करीब खींच बोला, शांत रहना। वहीं इशिका उसकी बात सुन कुछ कह पाती कि उससे पहले ही रेटिका की आवाज एक बार और आई, कबीर और इशिका, लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं। कहते हुए उसकी नजर इशिका की कमर पर थी, जैसे कि कबीर ने बेहद टाइट से पकड़ा हुआ था। रेटिका को देखकर कबीर ने कहा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हें जलन हो रही है? यह सुनकर रेटिका थोड़ा हैरान हुई और बोली, कबीर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी एक दोस्त हूं ना, मैं आपके लिए ऐसा कैसे फील कर सकती हूँ? वैसे भी इशिका और आप दोनों को देखकर लगता है कि आप दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल हैं। यह सुनकर कबीर हल्का मुस्कुराया और वहां से जाते हुए बोला, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से निकल लो, और ये मेरा टाइम है, शाम 0:00 वाला, तो तुम यहाँ दिखना मत दोबारा। और मैंने पहले ही सबको बता दिया था कि 0:00 कोई गार्डन में नहीं आएगा, तो फिर तुम कैसे आ गई? ये सुनकर रितिका उसके पीछे आते हुए बोली, कबीर मुझे माफ करना, मुझे यहाँ एक घायल चिड़िया दिख गई थी, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए आ गई हूँ। मुझसे रहा नहीं गया उस घायल चिड़िया को देखकर। यह सुनकर कबीर रुका और बोला, तो ठीक है, जाओ उस चिड़िया को बचाओ, मुझे क्या है? इतना कहकर वह इशिका को लेकर वहां से चला गया। वह उसे वापस कमरे में ले आया और उसे वहां छोड़ इस बार वह खुद कमरे से बाहर चला गया। वहीं इशिका कबीर की ऐसी हरकत देखकर खुद ही हैरान थी, क्योंकि उसे पता था कि कबीर रितिका से प्यार करता है। भले ही वह दिखाता नहीं था, पर रितिका के लिए उसके दिल में कुछ न कुछ फीलिंग्स तो थी पिछले जन्म में, पर इस जन्म में सब कुछ उल्टा हो रहा है। इसी सोच में वह उठी और स्टडी टेबल पर जाकर एक कॉपी लेकर वहीं टेबल के पास रखी चेयर पर जाकर बैठ गई। कॉपी खोलकर वह अपने पिछले जन्म में हुई सारी घटनाओं को लिखने लगी। उसने सोचते हुए कहा, जहाँ पिछले समय कबीर मेरे करीब था, आज वो मुझसे दूर है, पता नहीं ऐसा क्यों? वह खुद ही पेन को अपने मुंह में डालते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा सब कुछ उल्टा क्यों हो रहा है? मैंने तो सोचा था मैं सब कुछ बदल दूंगी, इस बार मैं वो विलन नहीं रहूंगी, पर यह सब तो उल्टा ही होता जा रहा है। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वह अब भी इतना सोच ही रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर इशिका ने तुरंत उस कॉपी के पन्ने में लिखी हुई सारी चीजों को फाड़ दिया और डस्टबिन में फेंक दिया। वहीं वो सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गई। तभी दरवाजा खुला और कबीर अंदर आया। हमेशा की तरह कबीर ने खाने की प्लेट को टेबल पर रखा और इशिका का हाथ पकड़ उसे टेबल के पास लाया। उसने पहला निवाला अपने हाथों से इशिका को खिलाया, जिसके बाद इशिका खुद ही खाना खाने लगी। डिनर करने के बाद कबीर उसे सुलाकर वापस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद इशिका ने अपनी आंखें खोली और अंधेरे में ही खुद से कहा, पता नहीं मेरी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है, ऐसे लग रहा है नया जन्म मिलने के बाद मेरी लाइफ एक रोलर कोस्टर बन गई है। कबीर का इतना सॉफ्ट साइड देख लिया है, पता नहीं उसका गुस्सा दोबारा देख भी पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं आगे क्या होगा। वह अंधेरे में सीलिंग को देखने लगी, जो कि उसे हल्का फुल्का दिखाई दे रहा था। अगले दिन हमेशा की तरह शाम के 0:00 दरवाजा खुला, पर इस बार कबीर नहीं था, बल्कि जागृति जी उससे मिलने आई थी। शादी के 2 हफ्ते बीत चुके थे और इशिका उस दिन के बाद पहली बार जागृति जी से मिल रही थी। जागृति जी को देख इशिका को थोड़ा कंफर्टेबल महसूस हुआ। जागृति जी ने इशिका से उसका हालचाल पूछा और फिर उसे बाहर घुमाने ले जाने का वादा किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने कबीर से बात की है और अब इशिका महल में कहीं भी जा सकती है। हालांकि कबीर ने उसे महल के बाहर जाने की इजाजत अभी भी नहीं दी है। इशिका ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों गार्डन की ओर निकल गई। दोनों लेडीज गार्डन में आई और हमेशा की तरह शाम की चाय एंजॉय करने लगी। इस बार उनके पास रितिका फिर से आई। रितिका जागृति जी को इशिका के साथ देखकर थोड़ा हैरान तो हुई, लेकिन उसने अपने कदम उनकी तरफ बढ़ाए। एक खाली चेयर पर बैठकर चाय निकालते हुए उसने पूछा, क्या बात है, आज कबीर नहीं आया? इशिका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो मुझे नहीं पता। रितिका हंसी और बोली, आप भी ना बहुत घबरा जाती हैं, क्या मैं आपको भी कह सकती हूँ? आप मुझसे 1 साल बड़ी हैं और मुझे हमेशा से एक बड़ी बहन की तलाश थी, क्या आप मेरी बड़ी बहन बनना चाहेंगी? इशिका ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, जिसके बाद रितिका ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और कहा, आप सच में बहुत स्वीट हैं, इसीलिए कबीर आपको पसंद करते हैं। वैसे आपको पता है कबीर को चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आपके लिए वो चाय भी पीते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बदल जाएंगे, पर आपने उन्हें बदल दिया। वाओ,
यह सुनकर इशिका के मन में हलचल मच गई। उसे याद आया कि पिछले जन्म में कबीर हमेशा ब्लैक कॉफी पीता था, चाय को तो वो हाथ भी नहीं लगाता था। ये सोचकर उसके दिल में एक अजीब सी गुदगुदी होने लगी। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को आवाज कैसी लग रही है? इस बार मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, तो ढेर सारे कमेंट्स करना और लाइक भी कर देना। और आप अगर नए हो तो मेरी स्टोरी सुनने के लिए मुझे फॉलो कर लो। एक हद तक गलत है, क्योंकि आपको भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। आप पूरी जिंदगी कमरे में कैद होकर नहीं बिता सकती। इशिका यह सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जागृति जी इतनी खुलकर कबीर की भावनाओं के बारे में बात करेंगे। अभी वो कुछ कह पाती कि तभी उन्हें कबीर की भारी और गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी। इशिका, मैंने तुमसे किसी से भी मिलने से मना किया था, है ना? कबीर की डरावनी आवाज सुनकर एक पल को जागृति जी भी कांप गई, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा, जो गुस्से से इशिका को ही देख रहा था। जागृति जी ने सफाई देते हुए कहा कि वह इशिका को इसलिए बाहर लाई थी क्योंकि कबीर मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए थे और उनके साथ रीतिका भी मौजूद है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने रीतिका और इशिका की नई दोस्ती का भी जिक्र किया। यह सुनकर कबीर का गुस्सा और बढ़ गया। वह अचानक इशिका के पास आया, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और सख्त लहजे में बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बीवी के साथ कोई फालतू के रिश्ते जोड़े। मेरी बीवी सिर्फ मेरी है और मुझे कोई पसंद नहीं, आप भी नहीं। इतना कहते हुए वह इशिका को खींचता हुआ वापस कमरे में ले गया। कमरे में लाकर कबीर ने इशिका को बिस्तर पर धक्का देते हुए सख्त लहजे में कहा कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह किसी से नहीं मिलेगी। वह इस बात से बहुत नाराज था कि इशिका ने उसकी हिदायतों को नजरअंदाज किया। कबीर ने दावा किया कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा की चिंता कर रहा है और बाहर की दुनिया में उसके लिए बहुत खतरा है। इशिका, जो इस स्थिति से पूरी तरह हैरान और परेशान थी, ने हिम्मत जुटाकर कबीर से पूछा कि आखिर उसे किससे खतरा है और वह उसे इस तरह कैद करके क्यों रखना चाहता है। बात करते करते उसकी आवाज कांपने लगी और उसने कबीर से यह भी पूछने की कोशिश की कि क्या उसे उसकी इतनी चिंता इसलिए है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। यह सुनकर कबीर गुस्से से उसके और करीब आया और सख्ती से कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई लगाव नहीं है, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उसने कबीर को कड़ी चेतावनी दी कि वह भविष्य में उसे किसी और के साथ न देखे, अन्यथा वह आपा खो देगा। इशिका के रोने पर कबीर का दिल कुछ पिघल सा गया। उसने उसे गले लगाते हुए कहा, रोना बंद करो, मुझे तुम्हारे आंसुओं से गुस्सा आता है। कबीर ने स्पष्ट किया कि इशिका किसी से नहीं मिलेगी, न मॉम से, न परिवार से, और खासकर रीतिका से तो बिल्कुल भी नहीं। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा ऐसी गलती की तो उसे सच में सजा मिलेगी। कबीर ने इशिका के आंसू पोंछे और उसे बिस्तर पर बिठाकर डिनर लाने बाहर चला गया। कबीर के जाने के बाद इशिका खुद से उलझ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कबीर इतना बदल कैसे गया और उसे रीतिका से दूर रहने की इतनी सख्त ताकीद क्यों दी गई है। कबीर के कमरे से जाने के बाद रीतिका कमरे के बाहर ही खड़ी थी और कबीर को देखकर उसे टोकने लगी। उसने कबीर से मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा कि वह इशिका के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है और उसे कैद क्यों रखा है। कबीर ने रीतिका को गुस्से में चेतावनी दी कि वह इशिका से दूर रहे और उसके साथ कोई फालतू का रिश्ता न जोड़े। उसने स्पष्ट कहा कि अगर रीतिका उसे फिर कभी इशिका के साथ नजर आई तो वह उसे यहाँ से गायब करवाने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। यह सुनकर रीतिका चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन मन ही मन वह गुस्से से भर गई थी। वहीं पास खड़ा चित्रांग यह सब देख रहा था। उसने रीतिका के पास जाकर पूछा कि आखिर कबीर इतना बदल कैसे गया है। रीतिका ने चित्रांग से कहा कि उसे लगता है यह सब इशिका के कारण हो रहा है। उसने शक जताया कि कबीर शायद इशिका को किसी से बचाना चाहता है या फिर कोई गहरा राज छिपा रहा है। चित्रांग और रीतिका के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि क्या इशिका वाकई कोई मुसीबत है, और रीतिका ने चित्रांग से इस मामले की जांच पड़ताल में उसकी मदद करने को कहा। उधर रीतिका और चित्रांग के बीच की बातचीत में चित्रांग ने रीतिका को टोका कि जब से कबीर की शादी हुई है वह बस कबीर के ही नाम का जाप कर रही है। उसने रीतिका से कहा कि उसे कबीर पर ध्यान देने के बजाय खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह उससे प्यार करता है। रीतिका ने कबीर के प्रति अपनी चिंता का बहाना बनाते हुए कहा कि वह तो बस परिवार की बेहतरी के लिए यह सब कर रही है, क्योंकि उसे इशिका कुछ ठीक नहीं लग रही। उसने चित्रांग से कबीर को बचाने के लिए मदद मांगी। इस पर चित्रांग ने गुस्से में रीतिका को चेतावनी दी कि वह इशिका का नाम लेना बंद करे, वरना उसे बुरा लगेगा। अंत में रीतिका ने चित्रांग को मनाते हुए उसके गालों पर किस किया, जिससे मामला थोड़ा शांत हुआ। दूसरी तरफ जागृति जी सीधे कबीर के स्टडी रूम में पहुंचती है और बिना किसी अनुमति के अंदर जाकर कबीर से सवाल करती है कि वह इशिका को इस तरह कैद क्यों करके रख रहे हैं। कबीर, जो अपने काम में व्यस्त था, गुस्से में अपनी फाइल बंद करता है और अपनी मां को टोकते हुए कहता है कि उसे किसी के भाषण की जरूरत नहीं है। कबीर स्पष्ट करता है कि यह उसका निजी मामला है और वह इशिका को दुनिया से ही नहीं बल्कि घर के अन्य लोगों से भी दूर रखना चाहता है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा खतरा घर के अंदर ही महसूस हो रहा है। जागृति जी कबीर का यह बदला हुआ और सख्त रूप देखकर दुखी हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कबीर को चेतावनी देती हैं कि इशिका वैसी नहीं है जैसी दुनिया उसे समझती है और उसके साथ कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। जागृति जी के जाने के बाद कबीर अपना गुस्सा काबू नहीं रख पाता और कुर्सी पर लात मारता है। वह खुद से और इशिका की यादों से जूझते हुए कहता है कि वह उसे खोना नहीं चाहता और इसीलिए उसे अपने पास कैद रख रहा है। वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश में पागल सा महसूस कर रहा है। EP 4 अगले दिन हमेशा की तरह शाम 6:00 बजे कबीर और इशिका चाय के बाद इवनिंग वॉक कर रहे थे। दोनों वॉक कर रहे थे कि कबीर ने कहा, इशिका, यू वांट फ्रीडम फ्रॉम। यह सुनकर इशिका एक पल को भौचक्की रह गई। वह कुछ कह नहीं पाई। वही तभी उसे कबीर की पकड़ अपने हाथ पर कसती हुई महसूस हुई, जिसे देख उसने कबीर की तरफ देख जहां कबीर गुस्से से सामने से आ रही रीतिका को देख रहा था। एक बार फिर रीतिका के लिए कबीर की नजरों में नफरत देख इशिका को अब आदत सी हो गई थी, क्योंकि उसे अब तक तो अच्छे से समझ आ चुका था कि कभी यह रीतिका को पसंद नहीं करता है। वही कबीर रीतिका को उन दोनों के पास आते देखा, इसका को लेकर वहां से दूसरी तरफ मुड़ गया और उसे सीधे कमरे में लेकर आया। कबीर इशिका को बिस्तर पर हल्का झुककर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, इशिका, मैं तुमसे ऐसा सवाल पूछा था, उसका जवाब दो। क्या तुम इस कमरे में तंग आ चुकी हो रहकर? क्या तुम्हें आजादी चाहिए? जिसे सुनकर इशिका ने बस धीरे से अपनी पलकें झुका दिया, जिसे देख कबीर उसे चेहरे को पकड़ अपने चेहरे की तरफ कर बोला, ओके, पर तुम जहां भी जाओगे मुझे इन्फॉर्म करके जाओगी और एक बात तुम कुछ भी हो जाए रीतिका से दूर रहना। यह सुनकर इशिका ने उसे दिखा, जिस पर कबीर झुका और उसके फॉरहेड पर किस कर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद इशिका बिस्तर से उठी और स्टडी टेबल के पास गए। उसने टेबल के नीचे से छपाई हुई एक किताब निकाले और उसमें कुछ लिखने लगे। ऐसे ही रात हो गई और कबीर हमेशा की तरह उसके लिए डिनर लेकर आया और फिर उसे पहले निवाला खिला। या इसके बाद इशिका अपना खाना खाने लगी और कबीर उसे देखते हुए अपना खाना खाने लगा। कुछ वक्त बाद कबीर इशिका को लेकर बिस्तर पर आया और इस लेट कमरे के लाइट्स ऑफ कर इस बार कबीर उसके बगल में ही लेट गया। यह देखकर इशिका हैरान हुई ही थी कि उसकी हैरानी को बढ़ाने के लिए कबीर ने उसे पीछे से ही कसकर अपनी बाहों में लपेट लिया। वह उसे ऐसे गले लगाकर सो रहा था। सो हेलो दोस्तों,
मैं आप लोगों की राइटर पूर्वी। तो मुझे पता है एपिसोड बहुत छोटा है, और हाँ, मैंने इस बार आवाज़ बहुत ही अच्छी दी है। मतलब आप ट्राई करना, एआई है, मतलब कुछ तो मैंने जुगाड़ बैठा के किया है। अब वो जुगाड़ मैं इधर बताना वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट छोड़ो जो भी हो। अब मुझे पता है ना आवाज़ कैसी लगी, एंड आई नो मेरी आवाज़ बहुत सुअर टाइप की है, और छोड़ो भी जो भी हो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आवाज़ का रिव्यू दे देना, और स्टोरी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी, आई नो, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास टाइम नहीं रहता। आई मीन मेरी दूसरी स्टोरी भी है जो मैं शायद प्रतिलिपि पर डाल दी, और उसके ऑडियंस भी चाहते हैं कि मैं अपडेट करूँ। तो मैं दोनों टाइप से फंस गई हूँ। इधर भी स्टोरी, इसलिए कहते हैं दो नाव पे कभी सवार नहीं होना चाहिए। वेल, ज़्यादा बकवास हो रही है। अब फ़िलहाल मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी, और हाँ, ये थोड़ी छोटी स्टोरी है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो चिंता मत करना। मैं स्टोरी की हैप्पी एंडिंग ही करूँगी, ये स्पॉइलर दे रही हूँ, पहले से बता रही हूँ, ठीक है। तो बस स्टोरी कैसी लग रही है बता देना कमेंट्स में मुझे। अब बाय बाय। और हाँ, ऑडियो का रिव्यू दे देना। मुझे पता है मेरी आवाज़ सुअर टाइप की है, पर प्लीज़ इस बार ऑडियो अच्छी की है मैंने। बस थोड़ी थोड़ी जगह पे अजीब लगेगा तुम लोगों को, पर कोई नहीं, चलेगा इतना, ठीक है। बाय बाय। और जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल नेचर कैसा हो रहा है, आजकल तूफ़ान आए जा रहा है, पता नहीं क्या क्या लाइट गोल हो रहा है। जब भी आता है लाइट गोल हो जाता है, तो इस वजह से और प्रॉब्लम होती जा रही है, और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही, तो समझो ना प्लीज़। मैं अपलोड कर दूँगी प्लीज़ समझाओ।